नमस्ते, मैं मोतीलाल पुणे समक्ष आपके। आज हम कक्षा 10 का पहला अध्याय जिसका नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था सामाजिक विज्ञान विषय के सामान्य परिचय, सामाजिक विज्ञान विषय का जो अर्थ है उसके बारे में। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 का पहला अध्याय। तो दोस्तों, जैसा कि अध्याय का नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी, तो मैं बताना चाहूंगा कि स्वर्णिम भारत अर्थात हम उस भारत की बात कर रहे हैं जिस भारत को विश्व गुरु, महान देश, सोने की चिड़िया जिस देश को कहा जाता है, उस देश की बात, उस भारत की बात यहां हो रही है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे देश को, हमारे भारत को स्वर्णिम भारत या सोने की चिड़िया क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा जो देश है न केवल वर्तमान समय में अपितु प्राचीन समय में संसार का सबसे महान देशों में इसकी गिनती हुआ करती थी। सामान्य परिचय इसका बता देता हूं। हमारे देश में वैभव संपदा, कला, इतिहास अति महत्वपूर्ण रहा है। इन्हीं कारणों से इसको स्वर्णिम भारत की संज्ञा दी गई। हमारे देश में ऐसे ऐसे आविष्कार, हमारे देश में ऐसी ऐसी कलाओं का जन्म हुआ, हमारे देश का जो इतिहास है इतना उत्तम रहा है। इन कारणों से ही इसे प्रारंभ में प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो शुरुआत है इस अध्याय की स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत अर्थात हमारा जो प्राचीन भारत है उसकी शुरुआत, सर्वप्रथम संसार के इतिहास को देख लो या किसी के इतिहास को देख लो, वह इतिहास पाषाण कालों से शुरू होता है। ऐसे ही भारत का भी हुआ, लेकिन जो स्पष्ट इतिहास हमें देखने को मिलता है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता, या इसी को हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता से ही भारत का, हमारे देश का उद्भव संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत हुआ। इस सभ्यता का उदय लगभग जो मान्य, सर्वाधिक मान्य टाइम पीरियड है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इस सभ्यता में जो सबसे महत्वपूर्ण शहर या स्थल जिसे हम कह सकते हैं वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का जो स्थान है विस्तृत होने के कारण, बड़ा होने के कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो भी इसका प्रमुख नगर माना जाता है। कालीबंगा अपने राजस्थान में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता कालीन नगर है। इस सभ्यता की उत्खनन का कार्य सन 1921 और 1922 में दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी द्वारा किया गया। साथ ही इस सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये है इसका नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली। जब संपूर्ण संसार व्यवस्थित रहना नहीं जानता था, जब वे किसी भी चीज को समझ नहीं पाता था, उस समय हमारा देश, हमारा भारत बड़े बड़े नगरों का निर्माण कर चुका था। और नगरों का निर्माण एक प्लानिंग के द्वारा होता था, एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित होता था। साथ ही जल निकासी प्रणाली, आधुनिक जो नालियां, जल निकासी सिस्टम विश्व में है, उससे जैसा, उससे भी अच्छा सिस्टम हमारी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। यहाँ बड़े बड़े स्नानागार, विशाल मूर्ति कलाओं का निर्माण हुआ है। तो अनेक कला इस सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। इस सभ्यता का जो पतन है, अनेक विद्वानों का मानना है कि
इस सभ्यता का पतन अनेक कारणों के द्वारा माना गया है, जैसे आर्यों का आक्रमण। ये एक मैक्स मुलर वगैरह विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि आर्यों के आक्रमण, इंडिया में आर्य आए थे जर्मनी और मध्य एशिया से, तो उन्होंने इन लोगों को मारा और यहाँ से भगा दिया। दूसरा जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक तापमान, मिट्टी कटाव वटाव, इन सब के कारण। और तीसरा नदी मार्ग का बदलना। कारण जो भी हो, अंततः इस सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन इस सभ्यता ने विश्व को वो बता दिया, विश्व को वो कुछ सिखा दिया कि हमारा जो देश है ये आज अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, अपितु ये जब संसार चलना नहीं जानता था, संसार के पास कुछ नहीं था, तो इंडिया के पास बहुत कुछ था। इसके बाद में भारत में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ और उस सभ्यता को कहा गया है वैदिक सभ्यता। मैं आपको यहाँ विस्तृत रूप से इस पाठ का सामान्य परिचय करा रहा हूँ। वैसे तो ये पाठ बाद से शुरू होता है, लेकिन मैं इसकी भूमिका बांध देता हूँ, क्योंकि कोई भी पाठ हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, उसके पीछे थोड़ी नींव मजबूत होनी चाहिए। और सामाजिक विषय को तो बहुत सारे लोग वैसे ही मानते हैं कि ऐसे ही है, लेकिन एक रोचक विषय, इसको आनंद से पढ़ो, है ना, हमारे लिए बहुत लाभकारी है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताएं, इसमें वेदों का निर्माण हुआ। वेद आपको पता है 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। वेदों को सरल करने के लिए संहिताएं बनाई गई। संहिता को सरल करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए। ब्राह्मण ग्रंथों के रहस्यों को जानने के लिए आरण्यक यानी जंगलों में लिखे गए, और फिर इनका निचोड़ उपनिषद और उपनिषदों का सार वेदांग। तो ये वैदिक सभ्यता की विशेषता है। इसी समय उत्तर वैदिक सभ्यता का भी आगमन हुआ था बाद में 1000 ईसा पूर्व के पश्चात। और वैदिक सभ्यता में जो व्यवस्थित थी, हमारा जो जीवन था, हमारा जो सिस्टम था, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक था। विवाह को एक संस्कार माना जाता। भारत में 8 प्रकार के विवाह, और आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रमों में जीवन को विभाजित किया गया था। वर्ण व्यवस्था, मानव जीवन के 4 भागों में, पुरुषार्थ, संस्कार इत्यादि। ये हमारी वैदिक संस्कृति रही। वैदिक संस्कृति से सनातन धर्म का उदय हुआ है ना। हमारे इन वेदों में, इन संहिताओं में अथक ज्ञान के भंडार हैं। आज कोई भी समस्या है, उस समस्याओं का निदान इनमें बताया गया है। ये तो इनको किसी न किसी प्रकार से बाद में अशुद्ध कर दिया था, जिसके कारण इनका महत्व कम हो गया। वैदिक संस्कृति सभ्यता के पतन के पश्चात, पतन का कारण क्या था कि इस संस्कृति और सभ्यता में पाखंड, आडंबरवाद और रूढ़िवादिता ने घर कर लिया था, जिसके पश्चात इसमें परिवर्तन आवश्यक था। और परिवर्तन के दरमियान हमारे देश में 2 महान धर्मों का उदय हुआ, जिसका नाम जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आप व्यापक रूप से जानते हो, और इन दोनों ही धर्मों को विस्तृत रूप से हम 9वीं कक्षा के अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख दर्शनों में। तो वहां मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से इसके बारे में। महावीर स्वामी, भगवान महावीर, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म का जनक, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया, वो, इन दोनों ही धर्मों ने हमारे देश में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अद्भुत प्रचार प्रसार किया। और बौद्ध धर्म ने तो संपूर्ण विश्व को सिखा दिया। हमारे बौद्ध धर्म के कारण ही आज के आधुनिक विश्व में अपनी चमक धमक रखने वाले देश हैं, वो हमारे इस बौद्ध धर्म के कारण ही फले फूले हैं। जैसे चीन है, जापान है, और भी दक्षिण एशियाई देश, श्रीलंका वगैरह, ये सब
बौद्ध धर्म के कारण ही आगे बढ़े। और इन तीनों ही सिंधु, सरस्वती, वैदिक और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन तीनों का ही अध्ययन अध्यापन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही उत्कृष्ट और उत्तम रहा है। इन्हीं कारणों से इसे स्वर्णिम भारत कहा गया। धन्यवाद।